नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है ये कंटिन्यू है और ये जनवरी से मई मतलब पिछले 5 महीनों का ये करंट अफेयर्स है 2024 का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या तो फिर आप टीचर, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी का भी आप तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें हम लोग वीडियो में चलते हैं। तो ये पार्ट 4 है। हम लोग पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तीनों में 50-50 क्वेश्चन था, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए पार्ट 1, 2, 3, पार्ट 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने 150 क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये पार्ट 4 है, तो पार्ट 1 का थोड़ा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ है ना, वहाँ पे सूर्य तिलक लाने में किस इंस्टीट्यूट ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए हैं। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 अभी भी चल रहा है उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान के प्रेसिडेंट की भी मृत्यु हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन वापस बुला ली है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है। CAA के बारे में इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है 9-10 इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने पार्ट 1 में कवर किए हैं। GDP का प्रेडिक्शन क्या है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ये सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में लिए। पार्ट 2 में देखिए भारत रत्न किनको मिला, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बेफ्टा अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, नए अपॉइंटमेंट जो CM का हुआ है पिछले 6 महीने में वो सारे मैंने कवर किए पार्ट 2 में। मिलिट्री में जो सारे नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, चाबहार पोर्ट को इंडिया ने लीज पे लिया ईरान से, UAE का एक आया है नया वीज़ा, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा, उसके बारे में है। पार्ट 3 में देखिए सारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं पिछले 6 महीने में अलग अलग देशों में। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जेवलिन थ्रू, खो खो, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सारे मैंने पार्ट 3 में लिए हैं। और फिर अभी हाल ही में पैलेस्टाइन को 3 देशों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में दर्जा दिया है, वो कौन कौन से देश हैं, ये सारे मैंने पार्ट 3 में लिए हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखें तो उसको जरूर जाके देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 151। 151वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वतारोही ने हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। मतलब माउंट एवरेस्ट पे 30वीं बार चढ़ने वाले कौन बन गए हैं। तो ये इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनका नाम है रीता कामी शेरपा। 151 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पिछले 30 सालों से चढ़ रहे हैं और पिछले 30 सालों से ये 30वीं बार चढ़ चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पे, और ये नेपाल से हैं। टोटल ये 30 बार चढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर मीटर में देखेंगे तो ये लगभग 8848 मीटर है, और अगर फीट में देखेंगे तो 29,031 फीट है, लगभग आगे 0.69 भी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बट जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि पिछले 10 दिनों में ये 2 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे। ये 29वीं बार चढ़े थे 12 मई 2024 को, और ठीक उसके 10 दिन के बाद ये 22 मई 2024 को ये दूसरी बार चढ़ चुके हैं, मतलब पिछले 10 दिनों में। तो टोटल अब तक इनका हो गया है 30 बार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 152वां। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट वीमेन कौन बनी है। ये इनकी तस्वीर है, यहाँ देखिए। इनका नाम है ज्योति रात्रे। 152 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 55 साल की हैं ज्योति रात्रे, और ये मध्य प्रदेश की हैं, और ये 19 मई को जब माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी तो ये हो गई ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। इसके पहले जिनके नाम पे ये रिकॉर्ड था वो थी संगीता बहल, जिनका मतलब 53 साल में ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ज्योति रात्रे। अब जान लीजिए कि सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ये 16 साल की बच्ची है, और ये जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली यंगेस्ट इंडियन है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 153वां क्वेश्चन। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। विलियम लाई चिंग ते, ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। विलियम लाई चिंग ते अभी हाल ही में ये बने हैं राष्ट्रपति। तो कहाँ के बने हैं, ये बने हैं
ताइवान के राष्ट्रपति। 153 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 154, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बना है? 99th मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो ये बन गया है स्पेन। अभी हाल में बन गया है 99th मेंबर आईएसए का। इसके पहले पनामा बना था 97th मेंबर मार्च 2024 में, और मई 2024 में बन गया स्पेन 99वां सदस्य। तो ये है क्या, इंडिया और फ्रांस ने आईएसए को ज्वाइंटली मतलब दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। आईएसए को कब लॉन्च किया था? जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 चल रहा था पेरिस में, और वो ईयर था 2015। उसी के साइड लाइंस में आईएसए को लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। अब आईएसए का एम क्या है? इसका ये एम ये है, लक्ष्य ये है कि दुनिया भर के देशों को एक साथ लाना है। किस लिए लाना है? ताकि वो सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकें। और इससे होगा क्या, हम काउंटर करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को। मतलब जो ये हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे मतलब जो डीजल पेट्रोल इन चीज़ों पे जो हमारी निर्भरता है, उससे हमें थोड़ा सा निर्भरता को कम करना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा? तो अभी हाल फिलहाल में इस पर एक रिपोर्ट आया था जो मैंने ऑलरेडी 24वें क्वेश्चन में कवर किया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए कि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, है ना। इसके अनुसार ये बताया गया था कि सोलर पावर को जनरेट करने में इंडिया का जो अब रैंक है वो हो गया है, तीसरा रैंक हो गया है। पहले पे कौन था? चाइना, दूसरे पे यूएसए, और तीसरे पे हो गया 2023 में इंडिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया अपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी में 5.8% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त किया था 2023 में। और इंडिया देख लीजिए 2015 में किस नंबर पे था? 9वें नंबर पे था। अभी 2024 में आ गया है तीसरे नंबर पे। और इस रिपोर्ट को जारी कौन किया था? एक ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है जिसका नाम है एम्बर। इसने इस रिपोर्ट को जारी किया था। किस रिपोर्ट को? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको 24वें नंबर में ही कवर कर लिया था। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जरूर जाकर देखिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईएसए का? ये है गुरुग्राम, हरियाणा में है। कैपिटल कहाँ है स्पेन का, जिसने भी ज्वाइन किया 99th मेंबर के रूप में? तो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। स्पेन का करेंसी जो है वो है यूरो। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं 155वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है ना? 39वां देश आर्टेमिस समझौते में। तो चूंकि ये पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 39वां देश बन गया है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है ये शामिल हुआ है आर्टेमिस समझौते में। अब ये जान लीजिए कि आर्टेमिस समझौता है क्या। तो ये है सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून, मार्स और जो भी अदर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको एक्सप्लोर करना है। तो वो एकदम सिविल होना चाहिए और पीसफुल यूज़ होना चाहिए। वहाँ पे कोई हो हंगामा नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पे आप लोग ये नहीं कि वहाँ पे आप मिसाइल लेकर चले जाएं। तो उसको एक पीसफुल यूज़ करना है सारे मून, मार्स को। तो उसके लिए एक समझौता होता है जिस समझौते का नाम है आर्टेमिस समझौता। तो उसका अभी 39वां सदस्य बन गया है स्लोवेनिया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं 156वें क्वेश्चन की ओर। तो आगे के कुछ क्वेश्चन जो है, लगभग 10 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं इंडाइसेस में। अलग अलग जो इंडाइसेस में इंडिया की रैंक क्या है और दुनिया भर के देशों की रैंक क्या है, वो हम लोग जानेंगे आगे के 10 क्वेश्चन में। हाल ही में जारी हुई प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी हुआ 2024 का, उसमें भारत का रैंक क्या है? तो उसमें भारत का रैंक है 159। बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है इंडिया का, बट आप लोग रैंक ध्यान रखिएगा। 156 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? हर साल पब्लिश होता है। इसको पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये संस्था का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई रिपोर्ट आपके सामने आए, 2-3 चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। उसको जारी कौन करता है ना, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, और ऊपर से क्या है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, लास्ट में कौन है। ये सारी चीजें आप लोग मिनिमम ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चूंकि ये फ्रेंच का है, ये जो जारी करता है जो इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए वहाँ पे इसको कहा जाता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। इसीलिए इसको आरएसएफ भी शॉर्ट में कहा जाता है, चूंकि फ्रेंच में है नाम। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है इससे? तो ये क्रूशियल टूल है ये जानने के लिए कि किसी देश में जो
प्रेस का स्थिति है, मतलब जो न्यूज़ वालों का स्थिति है वो क्या है, मतलब कितनी स्वतंत्र है वहाँ की मीडिया। तो इंडिया का जो रैंक है वो 159th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो आप समझ सकते हैं बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है इंडिया का। और इंडिया जो पिछले साल इंडिया का रैंक था वो था 161, 2 रैंक और खराब था। इस बार 2 रैंक कुछ सुधरा है इस साल की स्थिति में, 2023 में था 161। अब इंडिया जो है ये किन किन देशों से पीछे है, मतलब जो जानने लायक है हमारे, जैसे कि टर्की, इससे तो हम पीछे ही, टर्की 158 है। इवन पाकिस्तान से भी हम पीछे, पाकिस्तान में भी हम, मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मीडिया ज़्यादा मतलब फ्रीडम है वहाँ पे हिंदुस्तान की मीडिया से। आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। पाकिस्तान का रैंक है 152, श्रीलंका की भी मीडिया भारत की मीडिया से अच्छी है, 150 वहाँ पे रैंक है। अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे ये पहले पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, स्वीडन तीसरे पे है, नीदरलैंड्स चौथे पे है और फिनलैंड 5वें पे है। ये जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सबसे खराब व्यवस्था की बात करें जहां पे मीडिया की हालत सबसे खराब है तो इरिट्रिया देश है, वहाँ उस मीडिया की रैंक है 180, सीरिया का है 179, अफगानिस्तान का है 178। तो लास्ट में कौन है? इरिट्रिया। और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले पे कौन है? नॉर्वे। और ऊपर से इंडिया का रैंक क्या है? 159। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये 3-4 चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं 157 हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जो जारी हुआ था उसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको ये बताना है। तो उसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 41। 157 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 41। अब जान लेते हैं इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। अब इस संस्था के अनुसार इंडिया को कहा जाता है फ्लॉड डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी तो है बट मतलब पूर्ण रूप से जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वो नहीं है। तो अब इसमें टॉप 5 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। पहले पे है नॉर्वे, दूसरे पे है न्यूजीलैंड, तीसरे पे है आइसलैंड, चौथे पे है स्वीडन और 5वें पे है फिनलैंड। तो ऑब्वियसली इन देशों को कहा जाता है फुल डेमोक्रेसी। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी भी 4 टाइप के हैं। एक फुल डेमोक्रेसी, एक हो गया फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक है हाइब्रिड डेमोक्रेसी और एक है अथॉरिटेरियन। मतलब वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ पे तो भैया एक छत्र राज चल रहा है, मतलब किसी एक तानाशाह का शासन चल रहा है वहाँ पे। तो इंडिया को कहा गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी। टॉप 5 कंट्रीज आप लोग देख ही चुके हैं। और उसके बाद अपने नेबर्स का जान लेते हैं। श्रीलंका जो है वो 70 नंबर पे है। श्रीलंका की डेमोक्रेसी को भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार फ्लॉड डेमोक्रेसी। भूटान जो है वो 81 पे है, 81वें नंबर पे है। भूटान को कहा गया हाइब्रिड डेमोक्रेसी। नेपाल 98 पे है, ये भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी। बांग्लादेश 75 पे है, ये भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की रैंक है 118वां। और पाकिस्तान पहले था हाइब्रिड डेमोक्रेसी में, लेकिन अब पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही वहाँ पे चल रही है। और सबसे लास्ट में जो है इस रिपोर्ट में वो है अफगानिस्तान 167 नंबर पे, ये सबसे नीचे पे है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अथॉरिटेरियन सरकार ही है। तो ये कुछ जानकारियाँ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले रिपोर्ट के अनुसार, अब अगले रिपोर्ट की ओर। 158 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट काफ़ी चर्चाओं में बनी रहती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इंडिया की रैंक है 126, 126वें नंबर पे है इंडिया हैप्पीनेस के मामले में। अब देख लेते हैं आउट ऑफ 143, मतलब इंडिया का रैंक है 126। टोटल देशों की जिनकी रैंकिंग की गई 143 देशों को रैंक किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक है 126। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से रिपोर्ट को कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन एक मार्क में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब जान लेते हैं कि टॉप 3 देश कौन कौन से हैप्पीनेस के मामले में। फिनलैंड पहले पे है, डेनमार्क दूसरे पे है और आइसलैंड तीसरे नंबर पे है इस हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। अफगानिस्तान लास्ट पे है 143, अनहैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब ये सबसे जो कम खुश देश है, मतलब दुखी देश है कह सकते हैं अफगानिस्तान। इंडिया के जो नेबर हैं वो इंडिया से अच्छा परफॉर्म किए हैं, क्योंकि इंडिया का रैंक तो है 126,
तो देख लेते हैं किसने अच्छा परफॉर्म किया है। चाइना 60वें नंबर पे, ऑब्वियसली इंडिया से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ना। नेपाल 93rd पे है। इसमें जो सबसे अजीब बात होता है कि पाकिस्तान, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, खाने को मतलब लोगों को मिल नहीं रहा है, वो भी हमसे ज़्यादा खुश है। 108 108वें नंबर पे है पाकिस्तान। इसीलिए इस रिपोर्ट की इंडिया में काफ़ी आलोचना होती है। इनफैक्ट म्यांमार, जहाँ पे अक्सर लड़ाई छिड़ी रहती है, वो भी 118वें नंबर पे है। अब बांग्लादेश हमसे थोड़ा पीछे है, 129वें पे है, और श्रीलंका जो है वो 128वें पे है। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। जो जारी कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है, पहले पे कौन है और लास्ट पे कौन है, पाकिस्तान की रैंक क्या है, ये सब जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। 159th हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, मतलब किस देश में कितना भ्रष्टाचार होता है उसके अनुसार इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है आपको ये बताना है। तो इसके अनुसार जो भारत का स्थान है वो है 93rd, मतलब 93वें नंबर पे है इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ये लेटेस्ट रैंकिंग है। तो ये भी क्या है, हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। किनके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। रिपोर्ट का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें क्या है, ये स्कोर देते हैं। कितना देते हैं? 0 से लेके 100 के बीच में। अगर आपका स्कोर 0 है तो मतलब आप हाईली करप्ट हैं, और अगर आपका स्कोर 100 है तो आप मतलब सबसे ज़्यादा साफ सुथरे हैं, मतलब आपके देश में करप्शन बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया का हालत देख लेते हैं। इंडिया का स्कोर जो है वो 39 है, और इंडिया की जो रैंक है वो है 93। 93 को उल्टा कर दीजिए, आपको स्कोर भी याद हो जाएगा, है ना। तो स्कोर 39 है, रैंक इंडिया का 93 है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया का रैंक है 93। टॉप जो 3 के देश है वो देख लेते हैं। डेनमार्क पहले पे है, फिनलैंड दूसरे पे है, और न्यूजीलैंड तीसरे पे है। मतलब यहाँ पे करप्शन सबसे कम है डेनमार्क में, उसके बाद फिनलैंड में, और तीसरे पे न्यूजीलैंड। अब अपने नेबर्स की स्थिति जान लेते हैं। हमारा रैंक तो है 93, नेबर्स का देख लेते हैं। चाइना 76, मतलब हमसे अच्छा ही है। नेपाल 108, हमसे खराब ही है। श्रीलंका 115, ये भी हमसे खराब है। पाकिस्तान का तो रैंक देख ही सकते हैं 133 है। बांग्लादेश 149। सोमालिया सबसे निचले नंबर पे है, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। सोमालिया का रैंक है 180। ये सब जानकारियाँ आप लोग ध्यान। 160वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें इंडिया की रैंक है 134। 160वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो इंडिया का रैंक क्या है? 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इसमें भी स्कोर दिया जाता है। तो इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.644। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 135, स्कोर था 0.633। तो आप लोग स्कोर मत ध्यान रखिए, रैंकिंग ध्यान रखिएगा। इस साल है 134 और पिछले साल था 135। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है। ये टॉप 3 के कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जारी करती है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको डिवाइस और इसको लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट एक थे महबूब उल हक, उनके द्वारा। और ये कब किया गया था? 1990 में, 1990 में। अब इसमें है क्या, 4 इंडिकेटर्स के थ्रू इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल मिनिमम बच्चा स्कूल जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज कितने साल स्कूल जाता है। फिर ग्रॉस नेशनल इनकम, इन चारों चीज़ों को इसमें काउंट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने में। इंडिया का रैंक, इसमें चाइना का रैंक है 75, मतलब इंडिया से काफ़ी बेटर है। श्रीलंका का भी इसमें काफ़ी बेटर है इंडिया से, 78। भूटान का रैंक है 125, ये भी इंडिया से बेटर है, क्योंकि इंडिया का रैंक है 134 और भूटान का आप देख सकते हैं 125। अब ये सब जो है इंडिया से ऊपर थे, चाइना, श्रीलंका और भूटान, मतलब इंडिया से बेटर थे। अब देख लेते हैं जो हमसे खराब हैं। बांग्लादेश 129, मतलब हमारे नेबर है और हमसे खराब है। नेपाल 146,
पाकिस्तान 164 है ना। बॉटम के जो 3 कंट्रीज है सबसे नीचे सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, चैनल को आप लोग प्लीज थोड़ा प्यार दीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। 161वां देखते हैं, हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इसके बारे में और हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं, इसमें इंडिया का रैंक है 85th, मतलब 85वें नंबर पे है इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, है ना। अब इसमें है क्या कि पहले नंबर पे जो है वो 6 देश हैं, मतलब इन 6 देशों के जो पासपोर्ट है वो इक्वली पावरफुल है। कौन कौन से देश है वो? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इन 6 देशों का जो पासपोर्ट है वो लगभग इक्वली पावरफुल है, क्योंकि जो 227 डेस्टिनेशंस पे सर्वे किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें 194 ऐसे जगह थे जहां पे इन 6 देशों के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। मतलब फ्रांस का पासपोर्ट जिसके पास है वो अगर इन 227 डेस्टिनेशंस में से अगर किसी जगह पे जाना चाहेगा तो वो 194 जगहों पे बिना वीज़ा के जा सकता है। फ्रांस का पासपोर्ट होल्डर, जर्मनी का, इटली का, स्पेन का, जापान का और सिंगापुर का, क्योंकि ये सभी जो है वो टॉप पे हैं। अब इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। इंडिया का जो मतलब स्कोर था, रैंक था, वो 5 स्थान पीछे चला गया। जनवरी में था इंडिया 80वें नंबर पे और फरवरी में हो गया 85वें नंबर पे। हर महीने इसमें रैंकिंग का फेरबदल होता है, बट महीने में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होता, इसीलिए महीने महीने रैंकिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिए कि इंडिया 85वें नंबर पे है पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में। तो इन जो ये जो 227 डेस्टिनेशंस थे उसमें से इंडिया का पासपोर्ट होल्डर 62 डेस्टिनेशन पे जा सकता है विदाउट वीज़ा या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब कि आप किसी देश में आप चले गए बिना वीज़ा के, वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे उतरे और आपको हाथों हाथ उस देश का वीज़ा मिल गया, उसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। या तो आप प्रायर वीज़ा ले लें या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले लें, दोनों तरीके से वीज़ा मिल जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये अपडेट किया जाता है मंथली, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें यह होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि यह बताता है आपका देश कितना, आपके देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। आप कितने देशों में या तो बिना वीज़ा के जा सकते हैं या तो वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं, मतलब उतरते ही आपको वीज़ा मिल गया। आइए अब बात करते हैं 162वें नंबर पे। ये भी रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है। हाल ही में जारी हुई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। मतलब ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 39th, 39वें रैंक पे है इंडिया। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टॉप पे है, USA इस पे टॉप पे है। इंडिया क्या है, साउथ एशिया में अगर देखा जाए या तो फिर लोअर मिडिल इनकम नेशन जिसमें एक भारत भी है, उसमें इंडिया टॉप परफॉर्मर में है। मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म इंडिया ही किया है साउथ एशिया में, और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है उसमें इंडिया टॉप पे रहा। अब देख लेते हैं कि पहले पे तो हम लोग देख चुके हैं USA था, दूसरे पे कौन था? स्पेन था, ठीक है। तीसरे पे कौन था? जापान था। चौथे पे फ्रांस था और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया था। रेस्पेक्टिवली लिखा तो आप लोग समझ जाइएगा 2024 के लिस्ट में दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया थी इस रैंकिंग में। अब क्या है, इंडिया की जो नई रैंकिंग है ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें 54th पोजीशन पे था इंडिया 2021 में, 54th पे। अभी इंडिया कितने पे आ गया है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं 39th पे आ चुका है इंडिया। मतलब 2021 में था इंडिया 54वें नंबर पे, अभी आ गया है 39वें नंबर पे। मतलब बहुत ही अच्छा इंडिया सुधार किया है। आगे देखते हैं 163वां क्वेश्चन। हाल ही में जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है 108वां, 163 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सारे रैंकिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 है, इसको रिलीज किया गया था UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके अनुसार इंडिया का जो रैंक है 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इंडिया को जो स्कोर मिला वो मिला 0.437। अब देखिए 2014 में इंडिया का जो रैंक था वो था 127, अभी आ गया 108।
मतलब इंडिया इस रैंक में काफ़ी सुधार किया 2014 से। आइए आगे देखते हैं 164वां, है ना। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है 42, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42, 164 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूनाइटेड स्टेट्स इसमें टॉप पे है, दूसरे नंबर पे यूके है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया का रैंक क्या है? 42। आगे देखते हैं 165वां, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 4th, चौथे नंबर पे है इंडिया ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को बताया गया है वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, जो कि है भी। दूसरे नंबर पे रसिया है, तीसरे पे चाइना है और चौथे पे है हमारा प्यारा भारत। साउथ कोरिया है 5वें नंबर पे, हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो है 9वें नंबर पे। भूटान जो है वो सबसे लीस्ट पावरफुल पोजीशन में है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मामले में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक क्या थी? 4th। आइए देखते हैं 166, 166वां, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है। मतलब यहाँ पे बिलियनियर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हो गए हैं, तो बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया कहा गया है। तो ये आपको बताना है वो कौन हो गया है, कौन सा मतलब शहर हो गया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार। तो ये हो गया है हमारा मुंबई। 166 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि मुंबई में अब टोटल 92 बिलियनियर्स हो गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसने ओवरटेक कर लिया है बीजिंग को, बीजिंग से ज़्यादा बिलियनियर अब मुंबई में हो गए हैं। अब बीजिंग क्या है कि बीजिंग चाइना में है ना, तो ये भी एशिया में हो गया। तो एशिया में सबसे ज़्यादा हो गया है मुंबई। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के, वहाँ पे 119 बिलियनियर्स हैं। दूसरे नंबर पे है लंदन, जहाँ पे 97 बिलियनियर्स है। लेकिन एशिया का बात किया गया तो एशिया में सबसे ज़्यादा हो गया है मुंबई में बिलियनियर 92। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं 167, भारत अगले 5 सालों तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा अगले 5 सालों तक। तो ये करेगा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। 167 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ जो MOU कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, मतलब रिन्यू कर दिया है। इसमें 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स को इंडिया ट्रेंड करेगा अगले 5 सालों में, 2025 से लेकर 2030 तक। 168वां देखते हैं, हाल ही में मीथेन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि एलन मस्क का ये स्पेस एजेंसी है। वही एलन मस्क जिनका टेस्ला भी आप लोग जानते होंगे। तो 168 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मीथेन सैट क्या करेगा? ये क्या करेगा? नेम और शेम करेगा उन सारे देशों को जो कि मीथेन एमिट करने में सबसे ज़्यादा है। मतलब बताएगा ये सैटेलाइट ऊपर स्पेस से कि कौन सी देश कितना मीथेन को एमिट कर रही है एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या है, ये बताएगा कि कौन सा देश कितना एमिट कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और समय के साथ उनका जो मीथेन एमिट हो रहा है जिस देश से, वो कम हो रहा है या तो फिर और बढ़ता ही जा रहा है। तो मीथेन के बारे में इतना क्यों पता करना है? क्योंकि ये क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तो पहला एमिटर है ही, दूसरे नंबर पे है मीथेन, जो कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। तो इसीलिए इसको चेक करना है कि कौन सी कंट्री कितना मीथेन एमिट कर रही है। 169 देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024, मतलब रिपोर्ट जो थी 2024 में जारी की गई थी, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था, आपको ये बताना है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, IEA। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 169 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 120 मिलियन टन मीथेन जो था वो एटमॉस्फेयर में आया था इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 80 मिलियन टन जो था वो सिर्फ 10 देशों से आया था। इसमें सबसे खास बात यह है, सिर्फ 10 देशों से आप समझ सकते हैं 80 मिलियन टन आया था और टोटल 120 मिलियन टन ये
हवा में रिलीज हुआ था एटमॉस्फेयर में। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टॉप पे रहा मीथेन एमिशन के मामले में, लेकिन मीथेन भी अलग अलग चीज़ों से एमिट होता है। अगर ऑयल एंड गैस के मामले में बात करें तो यूएस टॉप पे रहा, लेकिन दूसरे नंबर पे रसिया रहा। लेकिन अगर कोल के मामले में, मतलब कोयले के मामले में अगर बात किया जाए तो इसमें चाइना टॉप पे रहा। मतलब ऑयल एंड गैस के मामले में यूएस टॉप पे रहा, रसिया दूसरे नंबर पे रहा, और अगर कोल के मामले में बात करें तो इसमें चाइना टॉप पे रहा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। 170 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, मतलब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है, कैपिटल, मतलब वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, तो ये है हमारा ही कैपिटल दिल्ली। 170 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। तो इसमें क्या है, दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है, और ये लगातार चौथी बार ये इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर शहरों की बात करें सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़, तो इसमें 9 जो है, मतलब 10 में से 9 जो है वो इंडिया से ही है। अब इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया इस रिपोर्ट में वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। अगर ओवरऑल बात करें तो थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, पहले पे है बांग्लादेश, दूसरे पे है पाकिस्तान, तीसरे पे है हमारा भारत। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर बिहार में एक शहर है बेगूसराय, तो अगर बात करें कि सबसे जो पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, तो वो है बेगूसराय बिहार का। आइए आगे चलते हैं। 171 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया। सबसे स्वच्छ राज्य किसको माना गया, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। 171 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सिटीज़ की बात करें तो इंदौर और सूरत ये जो था ये ज्वाइंटली टॉप पे रहा। क्लीनेस्ट सिटी टाइटल का अवार्ड दोनों को एक साथ मिला, दोनों को एक समान ही स्वच्छ माना गया। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में और सूरत जो कि गुजरात में है। नवी मुंबई तीसरा सबसे स्वच्छ शहरों के मामले में रहा। महाराष्ट्र जो है वो टॉप पोजीशन रहा। स्टेट्स, ओवरऑल स्टेट्स देखा जाए तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा, दूसरे नंबर पे MP, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। लेकिन अगर गंगा के किनारे बसे शहरों की बात करें तो उसमें वाराणसी जो था वो क्लीनेस्ट गंगा टाउन के रूप में इसको अवार्ड मिला। आइए देखते हैं 172वां। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, है ना। ये क्या इसको कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लागू किया गया है एक राज्य में, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ बट वहाँ पे पास हो गया है, लागू भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो वो राज्य है उत्तराखंड। 172 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में क्या है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री बन गया है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर रहा है। अब इसमें है क्या कि भैया जो शादी विवाह का कानून है वो सबके लिए एक समान हो जाएगा, मतलब आप किसी धर्म से हो। डाइवोर्स का कानून एक समान हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो आप इनहेरिट करते हैं ऊपर से, मतलब अपने दादा परदादाओं का, उसमें जो कानून है वो भी सभी धर्मों के लिए एक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनको अलग रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। आइए देखते हैं 173वां। हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है, अभी हाल ही में किया गया, तो वो देश है कुवैत। 173 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये किया गया है क्योंकि कुवैत के जो एमिर है उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया हम लोग अपनी संसद को अभी क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अब जो वहाँ के, मतलब जो रॉयल अपॉइंटेड जो कैबिनेट है, मतलब जो राजा वहाँ के, उन्होंने जो कैबिनेट को अपॉइंट कर रखा है, वो सारे पावर को वो हथिया लेंगे और ये 50 मेंबर का जो नेशनल असेंबली है उनसे ये सारे पावर ले लेंगे। कौन ले लेंगे, राजा के द्वारा जो अपॉइंट किया हुआ कैबिनेट है उनके हाथ में सारी पावर चली जाएगी। तो एमिर ने क्या किया है, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब लगभग अब आप मान लीजिए कि 4 सालों तक ये लगभग सस्पेंड रहेगा। अब इनका कहना ये है कि इस बीच में हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी लाया जाए। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अभी फिलहाल इन्होंने पूरे पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया है। तो ये कौन सा देश है, कुवैत। इसके बारे में आगे जैसा होगा हम लोग देखेंगे। 174 देखते हैं। हाल ही में इदा शीशा नोंगरोंग ये किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, मतलब DGP बनी है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, पहली महिला इस राज्य की DGP बनी है। तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है मेघालय। ये मेघालय की पहली महिला DGP बने हैं। क्या नाम है इनका, इदा शीशा नोंगरोंग।
तो इनके बारे में ही जान लेते हैं। ये पहली महिला डीजीपी मेघालय की बनने वाली है और ये 1992 में ये आईपीएस बनी थी और ये खासी कम्युनिटी की है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं मेघालय में 3 कम्युनिटी काफ़ी फेमस है, एक खासी है, गारो है, जैंतिया है। ये तीनों कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अब ये सक्सीड करने वाली हैं लज्जा राम बिश्नोई को, ये रिटायर हो गए थे 19 मई को। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के? तो ये है कोनराड के संगमा। 175वां देखते हैं, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब चेयरमैन कौन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के? तो ये बन गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन भी ये पहले रह चुके हैं। आइए देखते हैं 176वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए हैं डेनिस फ्रांसिस। 176 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 177 देखते हैं, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है फिलीपींस। 177 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस के अलावा और भी कुछ देशों ने इंटरेस्ट शो किया है ब्रह्मोस मिसाइल लेने में, उनमें से अर्जेंटीना है और भी कई देश है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से चाहते हैं। लेकिन जो पहला एक्सपोर्ट हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का वो हुआ है फिलीपींस को, और ये डील जनवरी 2022 में ही साइन हो गया था और ये $375 मिलियन का डील था। अब इसके ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर था और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको आप सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं और लैंड प्लेटफॉर्म से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर है। आइए देखते हैं 178वां, हाल ही में पांडवुला गुट्टा को विशिष्ट भू विरासत स्थल घोषित किया गया। ये किस राज्य में है? पांडवुला गुट्टा, इस तरीके की वहां पे आकृतियां बनी हुई है, तो ये किस राज्य में है आपको ये बताना है। तो ये है तेलंगाना में। 178 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 179 देखते हैं, 179, हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो यह कहाँ है आपको ये बताना है। तो ये है तमिलनाडु में, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रामसर साइट जो था इंडिया में अब 80 हो गया है। पहले 75 था, लेकिन चूंकि अभी 5 बढ़ गया है रामसर साइट, तो अभी टोटल हो गए हैं 80, है ना। तो ये अभी कौन कौन से 5 बढ़े हैं? एक तो है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एक है अग्नाशिनी एस्चुअरी और एक है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या देखे थे? कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक और है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी अभी रामसर साइट घोषित हुआ है। तो टोटल 3 कर्नाटका में और 2 तमिलनाडु में, तो टोटल जो है 80 हो गए हैं। और जिसमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु में 16 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पे यूपी है जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। 180 देखते हैं, हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह वन किस राज्य में है? गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। 180 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 181 देखते हैं, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये इनकी तस्वीर है, आप लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 181 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 182 देखते हैं, इसरो के द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया पहला मिशन कौन सा है? तो पहला मिशन है एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये पहला मिशन था जिसको इसरो ने लॉन्च किया था 2024 में। 183 देखते हैं, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। 183 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसरो का जो पहला लॉन्च पोर्ट है, जिससे अभी अक्सर लॉन्च होता है सारे सैटेलाइट्स, उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्रा में है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए, तो स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, एक और स्पेस पोर्ट बनाने का फैसला लिया है। तो वो कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बना जाएगा
टुत्तीकोडी डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पे। और इसका स्पेस पोर्ट का नाम क्या होगा? कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। इसरो का ये दूसरा स्पेस पोर्ट मतलब दूसरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स ये स्पेस पोर्ट बनने वाला है। इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है एस सोमनाथ मतलब श्रीधर सोमनाथ। तो आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा, टुत्तुकोडी डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ? तमिलनाडु में। विलेज का नाम है कुलशेखरपट्टिनम। आइए आगे देखते हैं 184वां। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सफलतापूर्वक लैंडिंग का परीक्षण किया है? कौन सी वो स्पेस एजेंसी है? तो वो है हमारी इसरो। 184 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसरो ने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लैंडिंग का परीक्षण किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब उस व्हीकल को जो सैटेलाइट ले जाती है स्पेस में उसको दोबारा हम लोग यूज़ कर सके। इसके पहले आप लोग जानते हैं स्पेसएक्स ये सब कर चुका है, तो इसरो ने अभी ये किया है और इसका नाम इसरो ने रखा है पुष्पक, है ना। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? कर्नाटका के चल्लकेरे से। आइए आगे देखते हैं 185। हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की एक बंदोबस्त किस भारतीय राज्य में मिली है? तो पहले भी कई राज्यों में मिली है, लेकिन अभी जो हाल ही में मिली है 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की एक बंदोबस्त, वो कहाँ मिली है? वो मिली है गुजरात में। और इसको फाइंड किया गया था, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो पुरातत्वविद उनको हिंदी में कहा जाता है, वो केरला यूनिवर्सिटी से थे। और ये कई सारे इंस्टीट्यूशन के मतलब उनके कोलैबोरेशन से मतलब साथ मिलकर उन्होंने इस जगह को फाइंड किया है। और ये जगह कहाँ मिली है? ये मिली है कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। विलेज का नाम है खटिया विलेज और इसको कहा जाता है, जगह का नाम है पाडता बेट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 186वां। हाल ही में भारत के किस राज्य में 47 मिलियन वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म मिला है? 47 मिलियन वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म, तो ये भी मिला है गुजरात में ही। 186 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है IIT रुड़की के प्रोफेसर्स ने इसको डिस्कवर किया है। 47 मिलियन वर्ष पुराने ये सांप के जीवाश्म है और मतलब पता चला उससे कि ये लगभग 11 से 15 मीटर लंबे थे और इनका वजन लगभग 1 टन था। और इसका नाम रखा गया है इस सांप का वासुकी इंडिकस, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सांप था इसका कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के साथ ये एसोसिएटेड था ये सांप, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। आगे देखते हैं 187वां। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? देने वाला कौन था? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स जो था उसके अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा का जो है मतलब कतर का एयरपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे बेस्ट है। दूसरे पे है ये चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, तीसरे पे है इंचन एयरपोर्ट सियोल का, चौथे पे है हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो का। लेकिन बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का कौन सा? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा मतलब कतर में है। आइए आगे देखते हैं 188वें। अब इंडिया के एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये जीता गया है बोथ बी एंड सी, मतलब एक तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलुरु का है, और एक जो है IGI एयरपोर्ट दिल्ली का, मतलब इंदिरा, यहाँ पे इंदिरा कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। इन दोनों को ही ज्वाइंटली अवार्ड मिला है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है इन्हीं दो एयरपोर्ट्स को। 189 दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? अभी हाल ही में ये मतलब सर्वे में पता चला है, तो ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस का, मतलब यूएस का जो अटलांटा में एयरपोर्ट है वही है दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट। दूसरे पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है UAE का, तीसरे पे डालास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट US का, और चौथे पे है हिथ्रो एयरपोर्ट जो कि लंदन का है। लेकिन सबसे बिजिएस्ट में है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 190 देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निमहैंस को मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आइए देखते हैं 191। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया गया है? ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये पारित किया गया है और ये देश का नाम है इराक। 191 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब क्या है, सेम सेक्स रिलेशनशिप को
क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, मतलब वो एक कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है इराक में। 192 देखते हैं, हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला कौन सा पहला निजी बैंक, मतलब फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन बना है लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला? तो वो बैंक है HDFC बैंक। 192 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 193 देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहमत हुआ है? वो कौन सा देश है? तो वो है नेपाल देश, इसके लिए सहमत हुआ है। आगे देखते हैं 194, हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? चूंकि ये बहुत बड़ी मूर्ति है इसीलिए ये न्यूज़ में थी, तो ये किस राज्य में की गई? तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। 194 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 195 देखते हैं, हाल ही में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। यह स्टैचू किसे समर्पित है? तो यह स्टैचू आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह समर्पित है एक बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरियर लचित बोरफुकान, इन्हीं को यह स्टैचू समर्पित है। 195 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, 125 फीट ये टॉल स्टैचू है और ये अहोम एक जनजाति है, उसके कमांडर थे ये लचित बोरफुकान और ये जोरहट असम में है। अब इनको क्या है, नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी महाराज भी इनको कहा जाता था, लचित बोरफुकान को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, औरंगजेब के साथ सीधा बैटल लड़ा था और औरंगजेब को हराया था इन्होंने। 196 देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया देहरादून में। 196 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 197 देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। 197 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 198, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो ये हुई है कोलकाता शहर में, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन इंडिया। 198 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी 1984 में, और 2024 में वहाँ चल गई है पहली अंडर वाटर मेट्रो। और ये क्या है, 33 मीटर बिलो द सरफेस होगा। कंट्री का जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो हो जाएगा हावड़ा। कितना डीप हो जाएगा? 33 मीटर बिलो द सरफेस हावड़ा जो मेट्रो स्टेशन होगा। अब ये क्या है, 520 मीटर ये अंडर वाटर कवर करेगा सिर्फ 45 सेकेंड में। अब दिल्ली मेट्रो का जान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी और कोलकाता मेट्रो 1984 में ही शुरू हो गया था। आइए देखते हैं 199, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हो रही है? तो ये हो रही है बेंगलुरु में, ड्राइवरलेस मेट्रो यहाँ पे चलेगी। 199 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200वां देखते हैं, निम्न में से किस देश में अमूल ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत की है? अमूल जो कि एक बहुत ही बड़ा डेयरी ब्रांड है, तो इसने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत किया है USA में। 200वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये थे 50 क्वेश्चन। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। टोटल जैसा कि मैंने आपको बोला, टोटल 500 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये टोटल पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 4 था, तो टोटल 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आगे देखेंगे हम लोग, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा।